यूक्रेन जंग में बहुत बड़ा उलटफेर। लीमान शहर पर यूक्रेन का कब्जा। लीमान गंवाने के बाद रूस पर उठे सवाल। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने बड़ा उलटफेर करते हुए लीमान शहर पर वापस अपना कब्जा जमा लिया। ऐसा माना जा रहा है कि लीमान शहर पर कब्जा कर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की सेना की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ डाली। लीमान पर यूक्रेन के फिर से कब्जे के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि यूक्रेन पर कब्जा जमाने का पुतिन का सपना चकनाचूर होने वाला है। यूक्रेन का पूर्व ही वो इलाका है जहां रूस की सेना का दबदबा है, लेकिन यूक्रेन ने उसी पूर्व में बसे लीमान शहर को रूस की मुट्ठी से छीन लिया। यानी पिछले महीने की शुरुआत में यूक्रेन ने उत्तर पूर्व में जो रूस से लोहा लेने का ऑपरेशन शुरू किया था, उसका एक्शन जारी है। खार्किव के इज्यूम शहर के बाद बीते कुछ हफ्तों में ये यूक्रेन की बहुत बड़ी जीत है और माना जा रहा है कि यूक्रेन को पूर्व में बढ़त मिलने वाली है और अब उसके हमले और बढ़ेंगे। यानी पुतिन पर प्रेशर जबरदस्त है। लीमान पर यूक्रेन की जीत से कहीं ज्यादा पुतिन की बहुत बड़ी हार है। ऐसी हार जो उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव में भी नहीं देखी थी। ये ज़ेलेंस्की का वो वार है जिसने यूक्रेन पर नहीं बल्कि रूस की जमीन को छलनी कर दिया है। क्योंकि लीमान रूस की सेना के लिए किसी हथियार से कम नहीं था जिसे यूक्रेन ने दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। लीमान यूक्रेन का वो शहर है जो पूर्व में बसे डोनेत्स्क में आता है। वो डोनेत्स्क जिसे पुतिन का गढ़ माना जाता है। वो डोनेत्स्क जहां रेफरेंडम कराकर पुतिन ने बीते शुक्रवार को ही उसे रूस का हिस्सा होने का ऐलान किया था। लेकिन उनके ऐलान के महज कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन की सेना ने लीमान को घेरना शुरू कर दिया और पुतिन के ऐलान के 48 घंटे के अंदर लीमान पर फिर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया। मतलब जिसे पुतिन रूस घोषित कर चुके थे उसे ज़ेलेंस्की ने हथिया लिया। अब अगर ये कहा जाए कि पुतिन की नाक कट गई तो गलत नहीं होगा। इसलिए रूस में हलचल मची है क्योंकि लीमान लुहांस्क के बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लुहांस्क भी ज्यादा देर तक पुतिन के कब्जे में नहीं टिक पाएगा। हालांकि रूस ने लीमान में अपनी हार को नहीं माना, बल्कि उसका कहना है कि उसने लीमान से अपनी सेना को हटाकर उन जगहों पर मूव किया है जहां उसकी स्थिति मजबूत है। इस बीच रूस को अपने हजारों सैनिकों के लीमान में घेरे जाने का भी डर था। यानी वही रटा रटाया बयान जो रूस ने इज्यूम शहर पर वापस यूक्रेन का कब्जा होने पर दिया था। लेकिन अंदर की बात यह है कि रूस की हालत बेहद खराब है क्योंकि लीमान शहर को रूस की सेना डोनेत्स्क में अपने लॉजिस्टिक्स और रेलवे हब के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। रूस के सैनिक, उसके हथियार और दूसरा साजो सामान सब लीमान के रास्ते ही पहुंचता था। अब जब सप्लाई रूट ही नहीं बचेगा तो रूस की सेना के लिए आसपास के इलाकों में ज्यादा दिन तक कुंडली मार के बैठ पाना मुमकिन नहीं होगा। साहब इंटरनेशनल चैनल्स के लिए काम करते हैं, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के लिए काम करते हैं इस्लामाबाद से। हमजा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हमजा साहब क्या सिचुएशन, इमरान खान साहब जो धमकी पे धमकी देते रहते हैं, अभी तो अरेस्ट हो नहीं पाए। किस्मत भी तो अच्छी है ना इनकी, वो जो 2 जिन है बचा लेते हैं इनको जेल से। अरेस्ट हो नहीं पाए, इन्होंने धमकी दी कि मैं अब इस्लामाबाद आ रहा हूँ और मार्च लेके आ रहा हूँ। पिछली बार कंटेनर पे खड़े थे, अब धमकी, अब फिर से आ रहे हैं और गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आर्मी लेके आएंगे। क्या सिचुएशन? देखिए, इमरान खान को जब से वो उनकी हुकूमत हटाई गई उसके बाद से जो है उनके कुछ प्लान्स उन्होंने सोच के रखे हुए थे जो उनके हिसाब से जो है वो पक्के प्लान थे और हुकूमत फौरन जो है इलेक्शंस में जाएगी और वो जीत जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे ही उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया तो उन्होंने फौरी तौर पे 126 इस्तीफे जमा करवा दिए। असेंबली छोड़ने से पहले सबने जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने खड़े होकर कहा कि हम नहीं मानते इस पूरे वोटिंग प्रोसेस को, हम 126 इस्तीफे पूरी पीटीआई के दे के जा रहे हैं।
तो उन्होंने सारे एमएलएज के इस्तीफे दे दिए। बेसिकली एक मास रेजिग्नेशन था, जिसका हिसाब उन्होंने ये लगाया था कि इसके बाद जो है 126 हल्के खाली हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी खाली हो जाएंगी, तो वहां पे इलेक्शंस करवाने से बेहतर ये होगा कि पूरे जनरल इलेक्शन में चले जाएं। एक ये प्लान था पहले। हुकूमत ने उसको काउंटर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, आज तक वो रोक के रखे हुए हैं। हद ये हो गई कि अब जो पहले 10 जो उसमें से सिलेक्टेड 10 जो है उनको एक्सेप्ट किया था, डी नोटिफाई किया था, वो लोग वापस कोर्ट चले गए हैं और कह रहे हैं कि या तो 126 एक्सेप्ट करवाइए या जो हमारे 10 हैं वो भी वापस लीजिए। और कोर्ट उन्हें कह रहा है कि भाई जाओ वापस असेंबली के अंदर, आप तो असेंबली में भी नहीं जाते हो, अगर नहीं अब जब तक एमएनए हो तो जाओ वापस। तो पहला प्लान तो उनका ये फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने प्लान करना शुरू किया कि एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करके वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाल के नैरेटिव बना के उसको बेचेंगे, और उसको उन्होंने बेचा भी। लोगों तक तो कम से कम पहुंचे, वो हर जगह पहुंचे। 50, 55, 57 के करीब, 57 के करीब जलसे कर चुके हैं अभी तक, और बड़ा उन्होंने लेके चले। लेकिन उनको ये भूल गए थे कि इस वक्त भी जो है ये सारा टाइम गेनिंग टैक्टिक थी। उनके पास टाइम नहीं था। वो चाहते थे कि फौरी तौर पे विदिन 1 महीना 2 महीने में इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि वही उनका एक पूरा एक ऑरा बना हुआ था और है भी कि वो अभी आएंगे और वो जीत जाएंगे और ये इम्पोर्टेंट हुकूमत है, उनका सारा नैरेटिव भी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा क्या हुआ, वो उसको भी इस गवर्नमेंट ने खींचा आगे, करते करते ऑडियो लीक्स के ऊपर आ गए। ऑडियो लीक्स में उनका भांडा सामने आ गया ऑलमोस्ट, कि वो कह रहे हैं कि वो साइफर की जो है ना उसके ऊपर मिनट्स बना के उस पर हमने खेलना है बगैर नाम दिए। तो वो भी कहीं ना कहीं नैरेटिव उनका फेल हुआ। और बीच बीच में जो है उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी आड़े हाथ लिया, इदारों को आड़े हाथ लिया, इस हद तक लिया कि उनको जानवर कहा, न्यूट्रल कहा, उनको गद्दार कहा। उन्हें कहा कि इन गद्दारों को, करप्ट लोगों को लाने के लिए आप उन पे शामिल हो गए तो आपको कोई माफ नहीं करेगा। ये तक कहा कि वो कॉल आए तो उनको कहो हम आपको मारेंगे वापस उल्टा। इस हद तक वो ले आए। इसी वजह से उन्होंने अपने कहीं ना कहीं दरवाजे बंद कर दिए। अब आपको मालूम होगा अभी रिसेंटली उनकी 2 मुलाकातें हुई हैं। प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट करके आर्मी चीफ से उन्हें बुलाया और उन्हें बुला के इनके सामने बिठाया। उन मुलाकातों को लेके कुछ ने कहा कि बड़ी अच्छी हो गई, प्लान क्लियर हो गया है, इमरान खान का रास्ता साफ करेंगे। लेकिन साथ ही असल में क्या हुआ, असल में ये हुआ कि आर्मी चीफ ने उनको साफ कहा कि तुमने मेरे पल्ले कुछ छोड़ा नहीं है कि मैं तुम्हें किसी भी लिहाज से तुम्हारी बात सुनूं। तुमने जो हरकतें की हैं वो इस काबिल नहीं है, और इलेक्शंस नहीं करवाना मैं ये इलेक्शंस तुम लोगों ने करवाने हैं, तुम लोग करवाओ। मैं अपने टाइम पे जाऊंगा। मेरा मतलब मुझे मेरे कोई बीमारी नहीं हुई है कि मैं अपनी एक्सटेंशन करवाऊं, वो भी तुम्हारे हाथ, तुम्हारे लिए जो तुम लोगों ने हाल किया है मेरा। तो ये उनको वहां पे भी फेलियर मिल गया। अल्टीमेटली उनके पास अब कुछ नहीं बचा। एक लॉन्ग मार्च वो फेल कर चुके थे, और अब साथ ही जो है ये दूसरी लॉन्ग मार्च आ रही है। दूसरी लॉन्ग मार्च के लिए भी वो तैयारियां कर रहे हैं। अभी भी वो हाथ उठा उठा के लोगों से हेल्प ले रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कैसे करना है, कि करेंगे क्या। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो बैठी हुई है वहां पे इंटीरियर मिनिस्टर हैं राणा सनाउल्लाह, और राणा सनाउल्लाह वो बंदे हैं जिनके ऊपर इन्होंने ड्रग्स का केस डाला था, और ड्रग्स के केस के ऊपर उनको सजाए मौत हो सकती थी। वो इस चीज को भूले नहीं है। वो खुला बैठ के कहते हैं कि तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है तुम्हारे साथ। और यही चीज इमरान खान के लिए बड़ी परेशानी की है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है ना, वो नैरेटिव नहीं चल पाया, उनके प्लान्स फेल होते रहे। और अब जाके जब वो अपनी सियासत इसके ऊपर ले आए थे कि वो दूसरों की, इस गवर्नमेंट की फेलियर्स को वो लोगों के सामने रख रहे थे कि हमें निकाल के इन्होंने क्या पा लिया, हुकूमत तो खराब है, कोalition गवर्नमेंट है, फेलियर है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, ये हाल है वो हाल है, उसको भी काउंटर करने का रास्ता निकला है। इसहाक डार फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में उनके साथ वापस आ गए, और आते ही उन्होंने यहाँ पे डॉलर को डिवैल्यू करवाना शुरू कर दिया और रुपये अप्रिशिएट होना शुरू हो गया, लोगों को उम्मीद दिखनी शुरू हो गई, मार्केट रिस्पॉन्ड करनी शुरू हो गई, डिप्लोमेसी आपकी एक्टिव हो गई। अभी यूएनजीए के साइडलाइंस के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर गए, वो वहां पे बड़ी अच्छी बातचीत करके आए। आर्मी चीफ अभी भी यूएस में है और वहां पे मुलाकातें कर रहे हैं। तो लगता ऐसा है कि इस वक्त इमरान खान के पास और कोई रास्ता बचा नहीं, और अब वो लेके आ रहे हैं लॉन्ग मार्च। वो लॉन्ग मार्च की भी मैं आपको हकीकत बताऊं तो 2014 में जब इन्होंने लॉन्ग मार्च की थी जो 126 दिन की थी, उस वक्त वो प्लान बना था लंदन में, और लंदन से बन के डॉक्टर ताहिरुल कादरी कनाडा से आए थे, उनको लॉन्च किया था, इमरान खान लॉन्च हुए थे, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ थी, और ये सब मिलके 126 दिन तक आके बीच चौक के ऊपर बैठे थे। हुकूमत तब भी नहीं गिरी थी और इनको जाना पड़ा था वहां से। अब उससे कम कमजोर पोजीशन के ऊपर है
इनके पास प्रोविंशियल सिक्योरिटी तो है कि प्रोविंसेस से जो पहले रोक दिया था पंजाब से और दूसरी जगहों से, वो अब नहीं रुकेंगे। कहाँ तक आएंगे? एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ नहीं है, इनफैक्ट इनके खिलाफ है, इनके नैरेटिव के खिलाफ है, इनके बयानिए के खिलाफ है। गवर्नमेंट इनके साथ नहीं है, सख्ती से इनको बात करती है, सख्ती से डील करती है। अगर ये दो चीजें इनके साथ नहीं है किसी भी लिहाज से बैकडोर के ऊपर भी, तो इमरान खान अकेले, और अब ताहिर कादरी भी नहीं है जो असल फ्रंट लाइनर थे इनके लड़ाई में, वो आगे बैठते थे, ये पीछे बैठते थे। वो सारा दिन उनके लोग वहां दिन रात बैठते थे, सोते थे। इनके लोग शाम में आते थे, दिन में वहां रश नहीं होता। तो अकेले इमरान खान अब किस तरीके से मोबिलाइज करेंगे और ऐसा क्या करेंगे कि उनको लगता है कि ये, मेरे ख्याल में उनके पास ऑप्शंस कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं ऑलमोस्ट, और ये आखिरी रास्ता है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर और भी उनको कुछ हासिल होने वाला है, क्योंकि अभी भी जो है वो जितना टाइम ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से बैकडोर से उन क्वार्टर्स को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। अगर ऐसा हो गया तो मसला बन जाएगा, और इससे पहले आप आ जाओ। सुनने में यही आया है कि बाजवा साहब की बड़े अच्छे से वेलकम किया गया है बाजवा साहब को, और साथ साथ उन्होंने कई तरह के स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, जिसमें से पहली स्टेटमेंट तो जी बाजवा साहब ने ये दी है कि जी मैं अपना जो टेन्योर कंप्लीट होने जा रहा है उनका नवंबर में 29 नवंबर को, तो जी उस दिन वो रिटायर हो रहे हैं। अब देखते हैं कि बाजवा साहब जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि बाजवा साहब के लिए एक खबर और भी चल रही है, और वो ये कि जी उनका जो टेन्योर है उसको थोड़ा सा रिटायरमेंट की डेट को आगे बढ़ाकर मई तक कर दिया गया है। तो देखते हैं कि वो मई तक रहते हैं या उससे पहले ही चले जाते हैं। इसके साथ साथ जी उनका ये भी कहना था, आर्मी चीफ ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की जो फौज है यानी एस्टेब्लिशमेंट है वो जी सियासत से बाहर रहेगी, यानी कि पॉलिटिक्स में अब इंटरफेयर नहीं करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है सर? मतलब कमाल करते हैं, आपने भी क्या बात की है। ऐसा मतलब लास्ट 75 ईयर से सर हर वक्त आप लोग जो है वो मुल्क के ऊपर आपका इंटरफेयर रहा है, पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर रहा है और फाइनेंस में भी रहा है। हर तरफ मतलब फाइनेंस मिनिस्टर भी आप ही हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर भी आप ही हैं, तो सब कुछ आप ही हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से एक दिन आप लोग सोचेंगे बस जी अब हमने पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना है और हमने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना है? अगर ये बात सही है, अगर आप समझते हैं कि ये बात एकदम सही है, तो सर सबसे पहले तो आपके जितने रिटायर्ड फौजी सिविलियन इदारों में लगे हुए हैं और एज एम्बेसडर काम कर रहे हैं, जिनकी लिस्ट मैंने अपने एक वीडियो में लिस्ट भी बताई है, उन लोगों के नाम भी बताए हैं, कंट्रीज भी बताई हैं, डिपार्टमेंट्स भी बताए हैं जहां जहां ये लोग लगे हुए हैं, चाहे वो स्टील मिल हो या कोई और हो। तो आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और जब कोई कॉल शाल की डेट आई तो मैं पब्लिकली वकास साहब से कहूंगा कि भाई अदारे दूर रहें, छोटी मोटी बातें होती हैं, क्या ये हम पे ड्रोन मारेंगे जी, हमें रबड़ की गोलियां मारेंगे। अयूब खान का इक्तदार रुक ही नहीं सका 6 नवंबर 1968 को जब हमीद शहीद को गोली लग गई। मैं उस जुलूस को लीड कर रहा था जिसमें 2 डेड बॉडियां गिरी, और भुट्टो के पास मैं गया, जुल्फकार अली भुट्टो के पास, पीसी होटल। मैंने कहा आप डेड बॉडीज पे आए, हमने सड़क ब्लॉक की हुई है पेशावर रोड। उन्होंने कहा फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क, सो इस वक्त मैं नहीं जा सकता आपके साथ। सो ये कहना, मेरा ख्याल है इस बात को खत्म हो जाना चाहिए। DGISPR ने ये बात कह दी बड़े वाजे तौर पर कि अगर उन्हें कहा भी जाएगा तो वो नहीं लेंगे। और कल आज सारे अखबारों में और सारे टीवी की ये जीनत है कि उन्होंने कल अमेरिका कह दिया कि भाई मैं जा रहा हूं। बहुत इसके बाद तो मेरा ख्याल है बातें खत्म हो जानी चाहिए। देख रही थी जो कि ब्लूमबर्ग ने जिसको पब्लिश किया है, और उसने ना सिर्फ पब्लिश किया बल्कि जो ब्लूमबर्ग मार्केट्स हैं उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया इसको, जिसमें उन्होंने कहा है कि दैट इंडिया हैज ए 1.2 ट्रिलियन प्लान टू स्नैच फैक्ट्रीज फ्रॉम चाइना। और उसमें उन्होंने एक इंडिया की तरफ से एक प्रोजेक्ट बाकायदा जो है लॉन्च किया गया है, पीएम मोदी ने उसकी लॉन्चिंग की, और उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से ये पूरा प्लान बनाया जाएगा, और इस पे तकरीबन 1.2 ट्रिलियन प्लान जो है ये इसको कहा जा रहा है। तो सर इसमें आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक तो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान और इंडिया, कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? आलिया, मैं इस चीज पे बड़े अरसे से बोल रहा हूं और इसकी मैं आपको फंडामेंटल्स बताना चाहूंगा। उसमें खास कर मैं उससे पहले भी, बल्कि मैं इस पे आपके देखने वालों को बिलखसूस ये बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी एक कंट्री या एक मजहब की तरफ नफरत में आंखें बंद कर लें तो उसमें नुकसान आपका अपना होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता। मेरे ख्याल में आपको चीजें, जो अच्छी चीज जहां पे हो रही हो उससे लर्न करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट माय फिलॉसफी इज। अब मैं ये बताना चाहूंगा
कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी पोजीशन 11 नंबर से लेकर 5 नंबर पर ले आया है इकॉनमी में। वो यूके को भी क्रॉस कर चुके हैं। फिर उनके जो वजीर आजम उनके मोदी साहब ने कहा है कि बाय 2047 हम लोग भारत विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, विल नॉट बी अ डेवलपिंग कंट्री एनीमोर। जब ये सारी चीजें हुई तो मैंने उसके बाद दोबारा एक दफा सारी नजर दौड़ाई हिस्ट्री में कि 1947 से लेकर आज तक उनको इस सफर में उन्होंने क्या क्या किया। तो मुझे उनके कई डिसीजन जो आज तक मैं खुद क्रिटिसाइज करता रहा हूं, उनका रशिया की तरफ झुकाव, उनका इंपोर्ट बिल्कुल बैन होना, मैं खुद उनकी एम्बेसडर गाड़ियों के मजाक उड़ाता था माजी में, लेकिन आज जब मैंने उनका एंड प्रोडक्ट देख रहा हूं तो मुझे हर चीज अच्छी नजर आ रही है।